आईडीजे रिपीट कर रहे हैं तो कहीं गलतियां तो रिपीट नहीं कर रहे। अगर एक साल ड्रॉप लेकर हम सिलेक्शन, रैंक इंप्रूवमेंट इन सब पे फोकस करना चाहते हैं तो बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक तो पिछले साल की गलतियां न दोहराएं और नई नई गलतियां भी न करें, क्योंकि फाइनल ईयर है जिसमें हमें कोशिश अपनी मैक्सिमाइज करनी है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स, इसके बारे में बहुत ही क्लियरली शुरुआत में जानना बहुत आवश्यक है और यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। मैं हूं शिशिर मित्तल, पिछले 28 साल से मैं कोटा में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं एंड मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कि शुरुआत से अब तक कोटा के राइज में शुरुआत में आई वाज द फर्स्ट टीचर हु स्टार्टेड विद जेईई केमिस्ट्री एंड तब से अब तक numerous top rankers including multiple times single digit rankers and thousands of selections of JEE गाइड करने का मुझे सौभाग्य मिला है। उसी एक्सपीरियंस के आधार पर डूज और डोंट्स रिपीटर्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद भी आईडी जेईई रिपीट किया है, एक साल ड्रॉप लिया है एंड देन आई वेंट टू आईडी बॉम्बे। सो वो प्रोसेस से चूंकि मैं गुजरा हूं तो क्या करना और क्या नहीं करना बोलने की बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। नई गलतियां नहीं करनी है और क्या करना है ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए इसकी बात शुरू करते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रॉन्ग फोकस एंड रॉन्ग प्रायोरिटीज। मतलब फोकस था कहां आपका। मैं मोबाइल फोन और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस की बात नहीं कर रहा। वो तो अगर आप रिपीट करें तो मैं मान के चलता हूं कि आप में इतनी सेंस है कि आप ये सोशल मीडिया और अपने सबके अकाउंट डिलीट करके बैठे होंगे। अगर आपको रोज 8 घंटे मोबाइल पर टाइम पास करना है तो फिर आईडीजे की तैयारी आपके लिए नहीं है, आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। पर मैं जिस प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं वो है कि भाई सब्जेक्ट की प्रायोरिटी चुन तो ली है आपने। मतलब हमें तो मैथ्स बहुत अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स अगर आप जेईई की तैयारी करते हैं तो आपको मैथ्स अच्छी लगनी ही पड़ेगी, तो आप करेंगे ही नहीं। मैथ्स खूनी भी होती है जेईई की। अच्छी बात यह है कि खूब पढ़नी पड़ती है और उससे भी अच्छी बात यह है कि कितना भी पढ़ लो लास्ट मोमेंट पे धोखा दे सकती है। मतलब क्या आप मैथ्स की निंदा कर रहे हैं? नहीं, मैथ्स जरूरी है, आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन आपका सिलेक्शन इंश्योर कौन कराता है? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप ढंग से पढ़ो तो नंबर गारंटीड मिलते हैं? और वो है केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री तो इजी हो जाएगी, पिछली बार हुई, चेक कीजिए कितने नंबर आए थे। अगर वास्तव में केमिस्ट्री अच्छी हुई तो इसका मतलब है 60, 65, 70, 75, 80% मार्क्स आने चाहिए आपके। जो कटौती फिजिक्स मैथ्स में होगी उसकी भरपाई केमिस्ट्री को कर देनी चाहिए। क्या ये मार्क्स आपके आए? और अगर नहीं आए तो क्या इस साल आप इसको प्रायोरिटाइज करने वाले हैं? क्यों? क्योंकि अगर आपके नहीं आएंगे तो जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनके तो आएंगे ही सही। और अगर आप सेलेक्ट होने वालों की लिस्ट में होना चाहते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है, जिसमें श्योर शॉट अच्छे मार्क्स आ ही सकते हैं और हर रैंक करके आते ही हैं, वो सब्जेक्ट आपको वीक नहीं होना चाहिए। और ऑफ कोर्स वो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर केमिस्ट्री आपकी टनाटन होनी चाहिए। और टनाटन का मतलब है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों शानदार होनी चाहिए। तीनों। पर मेरे तो फिजिकल वाले सर बड़े अच्छे हैं। ये एक और बीमारी है केमिस्ट्री की कि ढंग से एडवांस लेवल पर जब पढ़ाया जाता है तो शायद ही, बड़े रेयरली आपको ऐसे अच्छे टीचर्स मिलते हैं जो पूरी केमिस्ट्री ढंग से जानते हो। केमिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसको पूरा ग्रैस्प कर पाना आसान नहीं होता। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जैसे ही तोड़ तोड़ कर अलग लोग पढ़ाते हैं तो वैसे ही एक तो काम आपका 3 गुना हो जाता है। आपस में जो कोहेरेंस है वो दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि कई बार आयनिक के कॉन्सेप्ट्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लग जाते हैं। हाइड्रोलिसिस है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, कई चीजें हैं एंड वाइस वर्सा। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस ऑफ टॉपिक्स है कई बार ये क्लियर नहीं होती टुकड़े टुकड़े के हिसाब से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ढंग से कोहेरेंटली आप एक यूनिफॉर्म तरीके से एक टीचर से पूरी केमिस्ट्री ढंग से एडवांस लेवल तक कवर करें। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ तो लिया पर क्या नंबर आ रहे हैं? पढ़ा तो सर पिछले साल भी था, हमने शीट लगाई, डीबीपी लगाए, ऐसा किया वैसा किया, पर सर जब एग्जाम में जाते हैं तो नंबर नहीं आते। हमने सोचा था पर थोड़ा सा रह गए। तो जो पेन पिछली बार था
ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वो पेन इस बार नहीं होगा? जब हम पढ़ते हैं तो क्या हमें समझ में आ रहा था? अब देखो, इसमें पेन के कई लेवल्स हैं। पहली बार तो जो टीचर ने पढ़ाया वो पल्ले ही नहीं पढ़ा। ए बी, समझ में तो आया, हमें तो बहुत मजा भी आया, पर हमको होमवर्क ही नहीं दिया। सेकंड, होमवर्क तो दिया, हमने किया ही नहीं। थर्ड, होमवर्क दिया, हमने किया, लेकिन उसको डिस्कस ही नहीं किया गया। फोर्थ, हमने होमवर्क डिस्कस भी कर लिया, लेकिन तब भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहे। फिफ्थ, अब ये चारों पांचों पेन पॉइंट्स आपको दिख तो रहे हैं, पर इनकी डायग्नोसिस अलग अलग है। एक तो पढ़ा और समझ में ही नहीं आया, तो भाई आपको ऐसा टीचर ढूंढना चाहिए या ऐसा सिस्टम ढूंढना चाहिए जिसकी बात आपको समझ में आ रही हो ढंग से, फिजिकल की भी, ऑर्गेनिक की भी और इनऑर्गेनिक की भी। और इस इनऑर्गेनिक में तो रटना ही तो होता है, और है क्या? यह अंधविश्वास है। लेकिन सच तो यह है, इनऑर्गेनिक ऑल्सो कैन बी रीजनेबली लॉजिकल, पर वो लॉजिक फिजिकल केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स जैसा लॉजिक नहीं होगा। इनऑर्गेनिक का लॉजिक एक अलग किस्म का लॉजिक होता है जो सेमी एम्पिरिकल अप्रोच से चलता है, और बहुत कम लोग इसे ढंग से डील करना जानते हैं। लेकिन हाँ, क्या वो 10,000 रिएक्शन जो आप रटने की योजना बना रहे थे और रट नहीं पा रहे थे, उनको कंडेंस किया जा सकता है? कंडेंस करके मुश्किल से 70-80 रिएक्शंस याद करने वाले हो सकते हैं अलग से। उसके अलावा तो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर कॉन्सेप्ट्स ढंग से सीख लें तो रिएक्शंस लाइन से प्रेडिक्ट हो जाते हैं, जैसा कि हम अपने इनऑर्गेनिक रिएक्शन प्रेडिक्शन में कराते हैं। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि अगर आप सिस्टमैटिकली पढ़ें तो वो जो आपको मनहूस लग रहा था, जो आपको कष्टकारक लग रहा था, इनडाइजेस्टिबल लग रहा था, वो हजम हो जाए। तो यहां पर ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगेन यू शुड अप्रोच अ सिस्टम और अ टीचर जिसकी बात आपको एटलीस्ट समझ में आ रही हो। अरे वो तो बहुत बड़े टीचर हैं, वो तो बहुत नए टीचर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ में आ रहा है, पहले ये चेक कर लीजिए। हाँ, एक और चीज, ड्रॉप लेना इज अ सीरियस बिजनेस, तो आपको बहुत फेवलस टीचिंग से बचना चाहिए। मतलब गपशप, हाहू, टाइम पास, कॉमेडी, या उसी के साथ साथ इनमें कोई बुराई नहीं अगर ये 10 सेकंड में होके फिर मेन मुद्दे की बात आ जाए, पर 1-1.5 घंटे की क्लास में मैक्सिमम आधा मिनट इधर उधर की बातों के लिए हो सकता है। इससे ज्यादा अगर कोई इधर उधर की बातें कर रहा है तो फिर टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इसलिए मेक श्योर यहां पर आप अपना टाइम वेस्ट करने वाले सिस्टम से बहुत ही प्लेग की तरह बचें। सेकंड, सर तो पढ़ाते हैं, हमें समझ में भी आता है, लेकिन होमवर्क ही नहीं देते, ये भी खतरनाक है। मैंने कल्पना नहीं करी थी कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है, लेकिन हाँ है। अब यहां पर क्या होता है कि लेक्चर तो बहुत अच्छा चल रहा है, टाइम पास भी बढ़िया हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं। बड़े से बड़े टीचर का, अच्छे से अच्छे टीचर का लेकर आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं, आपका कुछ नहीं होगा। इट इज वेरी नेसेसरी कि वो आपको हर लेक्चर के साथ होमवर्क दें, उसके बाद आप उस होमवर्क को करें टाइम पर, और अगली क्लास में वो होमवर्क डिस्कस हो। ये तीनों चीजें बहुत बेसिक हैं किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम या कोचिंग का। एंड आई एम वेरी शॉक टू सी कि अब ये बहुत डाइल्यूट हो गया है माहौल, और अक्सर ये नहीं होता। अभी मुझे ध्यान आता है, एक हमारा बच्चा था जिसने कुछ दिन पहले कहा कि सर, वो कहीं साउथ में पढ़ रहा था, और उसने कहा कि सर, रोज होमवर्क मिलना भी हमारे लिए तो पिछले साल तक लग्जरी था। मतलब होमवर्क तो रोज मिलता ही था, हम तो खुद ढूंढते थे कि सर ने इतना पढ़ा दिया तो आओ ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्ड तरीके से रोज इवन होमवर्क, कि हाँ भाई 30, 40, 50 क्वेश्चंस तो आपको केमिस्ट्री के रोज मिल जाएं, जिसको आप सॉल्व करते रहें, उनको सर्च करने में आपका समय नष्ट नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। फिर कई बार लोग होमवर्क दे देते हैं, अगले दिन पूछते ही नहीं कि क्या हुआ, बच्चे ने कहा करके लाया, तो उसको डिस्कस भी करना पड़ता है कि बच्चों आपने होमवर्क किया, कहां तकलीफ आई, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 7 8 जो आप नहीं आए हम बोर्ड पर करके दिखाएं। तो ये होमवर्क का डिस्कशन रेगुलरली रोज हर क्लास में होता है या नहीं, ये भी इंश्योर करना आवश्यक है। आप चाहते हैं लिस्ट बना लीजिए और बाकायदा इसमें पॉइंट्स आप दे सकते हैं कि जिन जिन एकेडमिक प्रोग्राम्स को आप कंपेयर कर रहे हैं वहां ये प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। यूजुअली होमवर्क सिस्टमैटिकली देना और उसको अगले दिन क्लास में डिस्कस करना, अगर एक स्ट्रक्चर्ड कोचिंग है तो इसमें ये हो जाता है। अब यहां एक सबसे बड़ा गैप आता है, कौन सा? कितने क्वेश्चंस थे, मतलब ये कितने आदमी थे जैसे डायलॉग क्यों है? इसलिए क्योंकि आपने मान लीजिए एक शीट लगाई और उसमें मतलब 100-150 क्वेश्चन है,
आपको एक बड़ी अच्छी खुशफहमी हो गई, एक फील गुड आ गया कि हाँ अब ये चैप्टर मेरा हो गया। आपने जेई के पीवाईक्यूज थोड़े बहुत लगाए, जो ट्राई किए, आपको लगता है हाँ ये भी हो गए लग रहे हैं। फिर उसके बाद आप एक्चुअल एग्जाम देने गए और वहां पे वो क्वेश्चन नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि वो प्रैक्टिस इनसफिशिएंट थी। मास लेवल कोचिंग जिसमें लाखों बच्चे हैं, वहां पर एक अनफॉर्चुनेट बट नेसेसरी मैनिपुलेशन लोग करते हैं, और वो ये कि जितने भी टिपिकल या टफ क्वेश्चन है या तो उनको हटा देते हैं या उनके जैसे ही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बोर्ड पर पहले करा देते हैं ताकि आपको सोचना ना पड़े। ज्यादा सोचेंगे ज्यादा दुख होगा, ज्यादा दुख होगा तो रोएंगे तो कंप्लेन करेंगे, और वो टीचर चाहते हैं उसकी कंप्लेन ना हो। तो बड़ा अच्छी बात है ना? नहीं, टीचर का मेन काम है कि वो आपको सुचवाए। जेई बोर्ड एग्जाम नहीं है तो आप उसको बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं पढ़ सकते कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 क्वेश्चंस कर लिए और इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा ना। जितने भी इलस्ट्रेशंस टीचर आपको बोर्ड पे कराते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एज इट इज वो एग्जाम में आ जाएगा, पर महत्व इस बात का है कि उन क्वेश्चंस के माध्यम से वो आपको सोचना सिखाते हैं कि कॉन्सेप्ट्स को किसी नई सिचुएशन में अगर लगाएंगे तो क्या आप दिमाग चला पा रहे हैं, क्या नई सिचुएशन को घबराए बगैर सोच पा रहे हैं, उस क्वेश्चन को फ्रेश माइंड से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। महत्व उस क्वेश्चन को कब्जे में लेकर रट लेने का नहीं है, महत्व उस मेथड को अपने ब्रेन में डेवलप करने का है, जिगर का है कि हाँ मजबूत हो गया और कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, मतलब मुझे एक नए पहले से देखे बगैर क्वेश्चन में बगैर डरे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना, अप्लाई करना और ढंग से अटेम्प्ट करना आ जाए। दिस इज इंपॉर्टेंट। तब आप कह सकते हैं कि आप जे एडवांस के लिए तैयार हैं और जे मेन के लिए शानदार हैं। ये कैसे होता है? ये तब होता है जब लार्ज वैरायटी ऑफ अनदेखे क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट करे हो, और उसमें शुरू में पीड़ा होगी, जरूर होगी। सब कुछ अगर स्मूथली होता जा रहा है तो आपको उसे बहुत शक की निगाह से देखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप डेवलप नहीं कर रहे, आप एकेडमिकली इवॉल्व नहीं कर रहे हैं। कंफर्ट लेवल ढूंढना नहीं होगा, कंफर्ट लेवल छोड़ना होगा, और उस मिसकंफर्ट को महसूस करके उस पर विजय प्राप्त करके आपको ऊपर उठना है। तो बहुत कंफर्टेबल प्रॉब्लम सेट्स हैं, बहुत पानी की तरह स्मूथ चलने वाले प्रॉब्लम सेट्स हैं, तो वो खुद एक प्रॉब्लम है, और आपके करियर को तबाह करने की प्रॉब्लम वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन करने चाहिए? डिपेंड्स। देखो, आपको पहली बात तो बहुत एग्जॉस्टिवली एक बार एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी। आप तो एनसीईआरटी की निंदा करते हैं। एनसीईआरटी समझने की दृष्टि से एक बहुत घटिया किताब है, ऐसा मैं आज भी मानता हूं, लेकिन किताब तो है और क्वेश्चन उसमें से आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आते हैं। तो एक बार जब ढंग से आपको, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं या जिस भी सिस्टम में आप पढ़ रहे हैं, वो आपको पढ़ा दें, तो एटलीस्ट आपको पूरी एनसीईआरटी ढंग से स्कैन तो करनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी प्रॉपर कवर हो जाए, ऐसे भी क्वेश्चंस हो, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस होने चाहिए। फिर ऐसे होने चाहिए जो ग्रेजुअली आपका लेवल बढ़ाते जाएं, एकदम से ऐसे नहीं कि गिरेबान पकड़ा और चौके छक्के ताड़ ताड़ मारना शुरू कर दिया, ऐसा भी नहीं है ना। तो इट शुड बी अ ग्रेजुअल इंक्रीज, लेकिन बेसिक लेवल से शुरू करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक के बढ़िया शानदार भव्य क्वेश्चंस का पूरा स्पेक्ट्रम टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड भी होना चाहिए, मिक्स भी होना चाहिए, हर तरीके से वो होना चाहिए। तब जाकर आपकी कैपेसिटी बिल्ड होती है। 500-600 क्वेश्चंस तो एक टॉपिक में आपको करने ही पड़ते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो 150-200 पे जान निकल जाती है। आप आज से 15 साल पहले का कोटा का हमारा मटेरियल देखिए, मतलब हमारे बनाए हुए है, बहुत कुछ तो है ना। जब जो इनिशियल जब शुरू किया था, जो बनाया था, वही कॉपी पेस्ट होकर इधर घूमता रहता है सब जगह। आप देखेंगे वो मटेरियल कहीं ज्यादा टफ, कहीं ज्यादा टिपिकल है और कहीं ज्यादा डिटेल्ड है। जैसे जैसे मास कन्वर्जन्स के नाम पर लोगों ने उसे पॉपुलर बनाना शुरू किया, तो उसमें से टफ और टिपिकल क्वेश्चंस छांट के डिलीट कर दिए, संख्या कम कर दी, ताकि उसको कराने में मेहनत कम लगे। अच्छी बात है, मेहनत कम लग रही है, ये तो बड़ा अच्छा है, बच्चे सुखी हो रहे हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे सुखी हो रहे हैं, पर बुरी बात यह है कि वो फेल भी हो रहे हैं। वो मटेरियल डिजाइन इस हिसाब से था कि आपके कॉन्सेप्ट्स को वो ग्रो करा सके। अगर आपने सिर्फ देखे हुए क्वेश्चन ही कराने हैं, तो फिर जेई के नए क्वेश्चंस में बच्चों को निश्चित दिक्कत आएगी, क्योंकि उनको सोचने का तरीका समझ में नहीं आया, वो इवोल्यूशन ही नहीं हुआ। तो दैट इज वेरी नेसेसरी कि
जो हमने कहा था ना कि क्लास में तो क्वेश्चन हो जाते हैं, पर जब हम टेस्ट में जाते हैं तो हमारे नंबर नहीं आते। हमारे तो कोचिंग के टेस्ट में भी नंबर आ जाते हैं, पर जब हम असली एग्जाम लिखने गए तो हो सकता है कोचिंग में आप कह सकते हो मेरे 300 में से 200 नंबर आ रहे थे, और जब जेईई देने गए तो 90 नंबर भी नहीं आए। ये कैसे हो गया? ये तब होता है जब कोचिंग के पेपर सब स्टैंडर्ड हो। हमारी तो फलानी कोचिंग है जिसमें से फर्स्ट रैंक आती है, ये होता है वो होता है, उनके पेपर अलग होते हैं। जो मास पेपर्स होते हैं वो अलग होते हैं, और वो प्रायः काफी लो लेवल होते हैं, एक फील गुड फैक्टर प्रमोट करने के हिसाब से। तो दिस इज वेरी नेसेसरी कि आपको अपनी बेंचमार्किंग असली आईआईटी जेईई के मेन और एडवांस के क्वेश्चंस के अगेंस्ट करनी चाहिए। अगर वो आप कर रहे हैं और तब उसमें वहां पे आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, अब जब मैं असली एग्जाम देने जाऊंगा तो मेरे नंबर आ जाएंगे। ये एग्जॉस्टिव वाइड वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस के बगैर संभव नहीं है, और कम से कम 500-700 क्वेश्चन तो एक चैप्टर के आपको ढंग से करने ही पड़ेंगे, आप मान के चलिए। इससे कम में वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा आपको, और वैरायटी पूरी वैरायटी मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप, ये पूरी वैरायटी में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अदरवाइज आपने 8 महीने मेन की तैयारी करी और 2-3 महीने में आपको लगता है एडवांस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको एडवांस में रैंक चाहिए, अगर आपको मेन आईआईटीज में जाना है, अगर आपको एनआईटी से संतुष्ट नहीं होना है, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप डे 1 से एडवांस को व्यू में रखकर, उसके पैटर्न को व्यू में रखकर प्रॉपर एग्जॉस्टिव तैयारी करें, तभी सक्सेस आपके हाथ आएगी। एक अगली बहुत बड़ी गलती जो अक्सर 11th-12th के बच्चे करते हैं, और रिपीटर्स भी उस जाल में फंस जाते हैं कई बार, वो ये है कि भाई किस दिशा में जा रहे हो। मतलब बच्चे बस आराम से अपनी धुन में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दे मैकेनिज्म लगाए जा रहे हैं। 6 महीने मैकेनिज्म पढ़े और एग्जाम देने गए, नंबर ही ना आए। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म पूछने बंद कर दिए जेईई ने। क्या बात कर रहे हो? 2021 के पहले के और 2021 के बाद के पेपर्स देखो, जमीन आसमान का अंतर है। अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अभी भी वो पुराना मटेरियल ही छापा खाने की तरह चला रहे हैं, उनको होश ही नहीं है कि पेपर बदल गया, पैटर्न बदल गया। तो डायरेक्शन असेस करना बहुत जरूरी है, और ये असेस कैसे होगी? जिस तरह से अगर आप कंप्यूटर पर फाइल टाइप कर रहे हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद सेव करते जाते हैं। तो ऐसा मत पढ़िए कि आपको जेईई के दिन साल भर बाद जाके पता लगे कि आटे दाल का भाव क्या है, वो गड़बड़ हो जाएगी। हर 3 हफ्ते में, 3 हफ्ते क्यों बोल रहे हो? 3 हफ्ते इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक चैप्टर कोई भी शुरू होता है तो नॉर्मली 2-3 हफ्ते ले लेता है। हर 3 हफ्ते, 4 हफ्ते या जो भी टाइम पीरियड है, पर एक मिनिमम यूनिट टाइम की होनी चाहिए, जिसके बाद आप कह सकें कि देखो टोटल मान लो जेईई मेन में 25 क्वेश्चंस आने थे, या जेईई एडवांस में 36 क्वेश्चंस आने थे, तो अब आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस मैं 3 क्वेश्चन करने लायक हो गया, या मैं 4 क्वेश्चन करने लायक हो गया, या एडवांस के मैं 6 क्वेश्चन करने लायक हो गया। मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, और इस अटेम्प्ट में मेरे इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि हाँ, इतने मार्क्स तो मेरे आ जाएंगे। कुछ फंडामेंटल चैप्टर्स आपके बिल्कुल ऐसे चकाचक होने चाहिए। ध्यान रखना, जेईई बोर्ड एग्जाम नहीं है। सारा सिलेबस हमने थोड़ा थोड़ा कर लिया और हमारे नंबर 0 आ गए, नहीं, ये तो बोर्ड एग्जाम की अप्रोच है। बोर्ड में से अच्छे नंबर आते हैं क्योंकि वो डेप्थ में नहीं जाते। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सेलेक्टेड चैप्टर्स करें, जो चैप्टर्स करें डेप्थ में जाके करें, कस के प्रैक्टिस करके करें, और यदि उनको आपने पॉलिश कर लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके नंबर ना आए और आप सेलेक्ट ना हो। लेकिन फिर तैयारी में कसर नहीं छूटनी चाहिए। अगर केमिकल बॉन्डिंग हमने शानदार कर लिया तो बॉन्डिंग का कहीं से कुछ भी आ जाए, हमारा तो आएगा नंबर और हम तो पक्का उसमें नंबर निकाल लेंगे, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये कब आता है? जब पढ़ाने वाला एग्जॉस्टिव हो, कोर्स बिल्कुल एग्जॉस्टिव हो, और प्रैक्टिस आपकी एग्जॉस्टिव हो। हर पैटर्न में एससीक्यू, एमसीक्यू, इंटीजर सब शानदार फोड़ रखे हो आपने, 1000 क्वेश्चन बॉन्डिंग के लगा लिया आपने, 6 टेस्ट दे दिए। अरे तो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, कैसे नंबर नहीं आएंगे, कौन रोक लेगा हमको? पर यदि वो प्रैक्टिस अधूरी है, अगर वो प्रैक्टिस झूठी है, यदि वो कम है, उसका लेवल एग्जॉस्टिव नहीं है, गोलमाल बातें करी गई, गलत चीजें बताई गई हैं केमिस्ट्री में, तो ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत सारे लोग फैक्ट्स ऊट पटांग बता देते हैं, तब आपको दिक्कत आना लाजमी है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि सफिशिएंट प्रैक्टिस और डायरेक्शन चेक कीजिए। क्या हर 3 हफ्ते में आप एक पायदान चढ़ गए? अगर, क्योंकि
मान लीजिए आपके पास 7 या 8 मंथ्स का टाइम है, 7 महीने का ही मान लीजिए आपके पास टाइम है ना, ये 30 वीक्स हैं आपके पास। अगर 30 वीक्स हैं तो आप देख सकते हो 3-3 वीक्स के 10 राउंड्स खेलने हैं आपको एक तरह से। अगर हर 3 हफ्ते में आपने कहा कि मैंने 3 क्वेश्चन पक्के कर लिए, ये तो मेरे जेईई मेन में बनी जाएंगे और ये वाले चैप्टर एडवांस में आएंगे तो भी मेरे बहुत अच्छे से बन जाएंगे, भले एससीक्यू, एमसीक्यू, इंटीजर कुछ भी आए मैं कर लूंगा इसको। अगर ये कॉन्फिडेंस आपने ऑब्टेन कर लिया, जो कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में बन जाए पक्का, है ना, तो इस तरीके से एक एक स्टेप को पक्का पैर जमा कर जब आप ऊपर चलते हैं तब आप देखते हैं कि हाँ अब हो गया। इसका मतलब 8 हफ्ते हो गए, 9 हफ्ते हो गए तो पक्का मतलब मैं अब पूरा पेपर अटेम्प्ट करने लायक तो हो गया। और यही नहीं, किसी एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि हाँ मेरी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम जा रही है। मान लीजिए आपने कहा कि अब 20 क्वेश्चंस या 21 क्वेश्चंस के लायक तो अटेम्प्ट करने लायक सर ने पढ़ा दिया है, पर इन 21 क्वेश्चंस में मेरे मान लो 15 ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, 6 क्वेश्चंस कम बन पा रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम सब लालच में सब कुछ खाते चले जाएं, हम पहले वो जो 6 क्वेश्चंस बचे हैं उनको नेल डाउन करें, प्रैक्टिस करें, पॉलिश करें, ये इंश्योर करें कि ये भी कन्वर्ट होने शुरू हो जाए, एग्जाम में इनका स्कोर भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मेरे कब्जे में आ जाए, ताकि कम से कम रैंक गारंटीड हो जाए। ये जो अप्रोच है हर 3 वीक्स की साइकिल में गारंटीड 3 क्वेश्चंस को पक्का करने की जो अप्रोच है, ये कई जगह मिसिंग रहती है। कई जगह तो क्या, ये लगभग हर जगह मिसिंग ही रहती है। और क्यों? क्योंकि यूजुअली 2 ईयर प्रोग्राम में तो बहुत टाइम होता है। ये स्पेशली रिपीटर्स के लिए बहुत काम की है। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है और उनको ये इंश्योर करना है कि लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ टाइम वेस्ट करे बगैर गारंटीड रैंक अच्छी आए। वो कैसे इंश्योर होगी? 3 वीक्स की एक साइकिल और 3 क्वेश्चंस का इंश्योरमेंट, ये करते करते ही काम अच्छा होगा। ये कैसे करेंगे? इतनी मेहनत करनी है हमें। अच्छा, तो अगर आप काम करेंगे, जिनकी रैंक्स आती है वो कोई सिंपल सिर पे सींग थोड़े होते हैं, वो भी सेलेक्ट होते हैं, 5.5 फुट के वो भी इंसान है, आप भी, आपके भी सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन सिस्टमैटिक डायरेक्शनल काम करना, सही दिशा में चलना बहुत आवश्यक है। कई बार गड़बड़ क्या होती है, कोई एक चैप्टर है, मान लो 1.5 महीना चल रहा है और एक भी क्वेश्चन नहीं आता उससे, या एक ही क्वेश्चन आना है। 8 महीने का तो प्रोग्राम है, मान लीजिए 30, 32, 34 हफ्ते मैक्सिमम रिपीटर्स का प्रोग्राम चलेगा, कम में ही चलता है तो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो अगर अगर आपको 30 वीक्स में पूरा सिलेबस खत्म करना है और अगर मान लीजिए 8 वीक्स तक एक ही चैप्टर चल रहा है, तो गारंटी है कि ये बहुत घाटे का सौदा है। फिर आपको ऐसे ऊटपटांग काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर वो 8 हफ्ते कोई ऐसा महान चैप्टर है जिससे 6 क्वेश्चन आते हो तो ऑफ कोर्स कर लीजिए, पर ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं पूरे सिलेबस में। तो इसका मतलब है आपको बहुत सोच समझ के ये लगातार इवैल्यूएट करना होगा कि जो एकेडमिक प्रोग्राम आपको कराया जा रहा है उससे आप फायदा ले पा रहे हो या नहीं, आपकी स्कोरिंग कहां जा रही है। और अगर लगता है नहीं ले पा रहे हो तो आपको अपने टीचर से बात करनी चाहिए और अपनी ये बात डिस्कस करके इसका हल निकाल कर इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो बच्चों, ये तो थे वो क्रूशियल पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल जानने चाहिए अगर आप अपना अगला साल बिल्कुल प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो तो। और अगर डाउट्स अभी भी रह गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, पूछिए, डिस्कस कीजिए। और कम से कम आपसे पहले जो लोग जेईई दे चुके हैं उनके अनुभव से हमारे माध्यम से आप सीख सकते हैं, ताकि वो गलतियां कम से कम आप रिपीट ना करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद जो एक बड़ा नेचुरल क्वेश्चन आता है वो ये कि सर ठीक है, ये आपकी बात हमने सुनी, हमें समझ में तो आ गई, लेकिन अब अलग अलग बच्चे, भारत बहुत बड़ा देश है, अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह रहते हैं और अलग अलग कंडीशंस फेस करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैंने XYZ किसी कोचिंग में एनरोल कर रखा है, वहां पढ़ तो रहे हैं, लेकिन सर क्वेश्चंस तो लिमिटेड ही मिलते हैं, जितने मिलते हैं मैं कर लेता हूं, उसके अलावा हम क्या करें। तो अगर आप ऑलरेडी अच्छा पढ़ रहे हैं और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को और इंटेंस करना चाहते हैं और हाइट पर ले जाना चाहते हैं, तो आई हैव कम अप विद अ वेरी वंडरफुल ऑनलाइन केमिस्ट्री प्रैक्टिस प्रोग्राम कॉल्ड द केमिस्ट्री रैंक रिफाइनर प्रोग्राम। द केमिस्ट्री रैंक रिफाइनर प्रोग्राम क्या है? आपको लगता है आपकी रैंक आ तो रही है, उसको रिफाइन करना है और पॉलिश करना है। जहां पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस ढंग से, मिक्स प्रैक्टिस बढ़िया वाली करनी है। तो क्या तरीका है?
सुबह 6:30 से 7:30 हम मिलेंगे। सुबह सुबह, जी हाँ, इतने समय तो नींद नहीं खुलती, रिपीटर्स की नींद खुल जाती है क्योंकि नींद आती ही नहीं, क्योंकि लगातार पढ़ने की ललक लगी रहती है और ये प्रेशर भी होता है कि हाँ ढंग से काम करना है। तो सुबह सुबह 6:30 से 7:30 हम मिलेंगे। रोज एक डीपीपी मैं आपको दूंगा। अच्छा, आपका खुद का बनाया हुआ? जी हाँ, मेरा खुद का बनाया हुआ डीपीपी होगा और आप 40 मिनट्स तक वो डीपीपी करेंगे और उसके बाद 20 मिनट्स हम उसको डिस्कस करेंगे। बस 20 मिनट्स में हो जाएगा। मैं लाइव रहूंगा, आपका टाइम कीमती है। वो बात अलग है, किसी को डाउट्स है तो मैं बात तक भी कंटिन्यू कर लूंगा, कोई ऐसा घड़ी देख के हम भाग नहीं जाएंगे, लेकिन सिस्टमैटिकली 1 घंटा रोज। तो सुबह सुबह आप मुझे दीजिए 1 घंटा और कट जाएगा आपका जेई केमिस्ट्री का टंटा। मतलब आपको कहीं भी केमिस्ट्री से जो डर लगता है, घबराहट होती है, वो निकल जाएगी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो पहले दिन से ही कुछ फूल बरसने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। शुरू में मैंने कहा 150 डीपीपी हम डिस्कस करेंगे, तो शुरू में पहले 30, 40, 50 डीपीपी तक आपको दिक्कत आएगी। आप कहीं कहीं अटकेंगे, भटकेंगे, फिर मैं गाइड करूंगा ऐसे करना है, पे आप करेंगे। लेकिन क्योंकि फुल सिलेबस डीपीपीस होंगे, फुल सिलेबस होगा। हाँ जी, रिपीटर है, 12th तो पास करके आए हैं ना, तो ये बात अलग है कि बहुत बेसिक लेवल से शुरू करके धीरे धीरे टिपिकल और एडवांस्ड लेवल तक हम जाएंगे। जैसे हफ्ते में 2 दिन हम सिंपल एससीक्यूज देंगे, फिर 2 दिन सिर्फ एमसीक्यूज बढ़िया वाले, और 2 दिन हम बात करेंगे किसकी, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो पूरी वैरायटी, न्यूमेरिकल आंसर्स जेई मेन एडवांस दोनों में आते हैं, मोर देन वन करेक्ट सिर्फ एडवांस में आते हैं, और एससीक्यूज भी दोनों में, मेन एडवांस दोनों में आते हैं। तो हफ्ते में 6 दिन, सुबह सुबह 6 डीपीपीस, 1-1 घंटा, और जैसे जैसे रोल आउट होता जाएगा 150 डीपीपीस एंड 100 टेस्ट्स। 100 टेस्ट लोगे तुम? जी हाँ। कैसे? जेई मेन फर्स्ट राउंड के पहले 30 टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर आपको चैप्टर को इंप्रूव करना है तो आपको पूरे चैप्टर का एक साथ टेस्ट देकर फिर उसको रिकैप्चुलेट करना पड़ता है। तो जेई मेन जनवरी के पहले 30 टेस्ट, फर्स्ट और सेकंड राउंड जेई मेन के बीच में 30 फिर से टॉपिक वाइज टेस्ट, और फिर एडवांस के पहले 30 एडवांस लेवल टेस्ट। तो ये 90 टेस्ट हो गए। गजब। और इसके अलावा फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, तो 3 और 3 जेई मेन पैटर्न टेस्ट फर्स्ट और सेकंड राउंड के पहले, और 4 जेई एडवांस पैटर्न टेस्ट जेई एडवांस के पहले। तो टोटल 100 टेस्ट्स इन एडिशन टू 150 डीपीपीस, ताकि एग्जॉस्टिवली बढ़िया कस के हम प्रैक्टिस करें, डिस्कशन करें। और ये डिस्कशन एक नॉर्मल एवरेज सॉल्यूशन छापा खाना चलाने वाला डिस्कशन नहीं है। हम सोचना सिखाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हो मतलब आप सीखना ही नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन आप सीखना चाहेंगे, आप खुद रिसेप्टिव होंगे, तो आप देखेंगे आपको मजा आएगा और धीरे धीरे केमिस्ट्री में आपका दिमाग खुलने लगेगा। फिजिकल में भी, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी, और तीनों सेक्शंस केमिस्ट्री के तीनों अलग अलग अप्रोच एक्सपेक्ट करते हैं। जिस अप्रोच से आप फिजिकल पढ़ रहे हैं उससे ऑर्गेनिक नहीं आएगी, और जिससे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं उससे इनऑर्गेनिक नहीं आएगी। मेरा मेन काम है क्वेश्चंस के माध्यम से आपके मन में वो अप्रोच डेवलप कर देना, ताकि आप सब्जेक्ट को पसंद करने लगे और आप धीरे धीरे उसमें मास्टरी हासिल कर लें। दिस इज द कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट बिहाइंड द केमिस्ट्री रैंक रिफाइनर कोर्स। और डिटेल्स जानने हैं तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, और वहां फोन नंबर भी है, चाहे तो फोन करके भी ये बातें और डिटेल में पूछ सकते हैं जो वहां आपको समझ में नहीं आ रही हैं। तो फिर कई बच्चे कहते हैं कि सर मैंने तो कोचिंगों में पढ़ के देख लिया, मेरे 2 साल मैंने इन्वेस्ट कर दिए। मैं तो, बल्कि कुछ बच्चे कहते हैं मैं तो 9 से पढ़ रहा था, कुछ बच्चे 10 से पढ़ रहा था। तो 2 साल, 3 साल, 4 साल आपने कोचिंग करी और उसके बावजूद आपने देखा कि नंबर आए 100 में से 20। ये क्या हो गया? फिर धीरे धीरे उनका विश्वास उठ जाता है और कहते हैं नहीं सर, हम तो आपके साथ ही प्रॉपर ढंग से चलना चाहते हैं और आप ही हमारी केमिस्ट्री की नैया पार लगाइए, हम तो ढंग से शुरू से अंत तक टोटल आपके साथ पढ़ना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो एक डिफरेंट कोर्स है, और वो है द केमिस्ट्री रैंक बिल्डर कोर्स। ये रैंक बिल्डर कोर्स क्या है? आपकी रैंक को नीचे से ऊपर बिल्ड करता हुआ, उठाता हुआ चलता है। तो जो कुछ रैंक रिफाइनर में है वो तो है ही, इसके साथ मेन रोज 1.25 घंटे की केमिस्ट्री की क्लासेस हफ्ते में 6 दिन लगेंगी शाम को। अच्छा, डीपीपी सुबह करेंगे? जी हाँ। और शाम को क्लास करेंगे? जी हाँ, आपको शाम को क्लास करेंगे। उस क्लास में मैं आपको होमवर्क दूंगा। होमवर्क के 4 हिस्से हैं, क्वांटाइज शीट्स हैं, एनसीईआरटी अमृत है, शीट्स हैं और पीवाईक्यूज हैं। हाँ, क्या? एक तो लाइव क्लास होगी जिसमें एक एक करके हम सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है।
और भी कुछ होगा? जी हाँ। और क्या होगा? और ये होगा कि कुछ आपको होमवर्क देंगे। हर लेक्चर के साथ एक क्वांटाइज शीट या छोटी सी मिनी शीट मिलेगी जिसमें एक्सरसाइज 1 2 3 के टोटल 20 क्वेश्चंस हर लेक्चर के साथ आपको होमवर्क में मिलेंगे। और इसके साथ एक सेक्शन मिलेगा एनसीईआरटी अमृत का, मतलब उसी जो हमने आपको पढ़ाया है उस दिन उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, छोटे ढेर सारे क्वेश्चंस, ताकि बगैर एनसीईआरटी पढ़े भी पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाए। क्यों? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ भी लोगे तो एक अनसर्टेनिटी रहती है कि कितना दिमाग में गया कितना नहीं गया। अगर हमारे ऐप पर आप वो एनसीईआरटी अमृत सॉल्व कर रहे हो तो ऐप रिकॉर्ड भी रख रही है कि कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से गलत हुए, और जिसमें आप मिस्टेक करते हो वो दोबारा आपको दिखा देगी ताकि आप उनको रिफाइन कर करके अपनी गलतियां पॉलिश कर सको, ठीक कर सको और वहां मार्क्स लूज मत करो। ये भी आपके डेली होमवर्क का हिस्सा रहेगा ताकि इजी ही सही पर फंडामेंटल क्वेश्चन से सही पर आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर होती जाए, एग्जॉस्टिवली कुछ ना छूटे। फिर उसके अलावा मॉड्यूल्स हैं जिसमें थ्योरी है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं और एक प्रॉपर मिक्स क्वेश्चंस की शीट है, अच्छा, जिसको हम कहते हैं व्यास शीट। तो वो शीट या मॉड्यूल आपको मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में ऑफ कोर्स, और अंत में पीवाईक्यूज रोज नहीं मिलते पर अब चैप्टर खत्म हो जाता है तो एक कलेक्शन ऑफ पीवाईक्यूज आपके पास आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन और एडवांस्ड अगर आप उनको ढंग से कर लेंगे तो फिर फाइनल वेरिफिकेशन है कि हाँ या वो है या उसके ऊपर बेस्ड टेस्ट्स हैं, आपने दे दिए तो आपको अब ये पता है कि हाँ अब आई एम होम, मतलब इतना मैं करने लायक बढ़िया से हो गया हूं। ये मिलाकर आपका वो स्टडी मटेरियल है जो आपको भारत ब्रेन्स नाम की हमारी ऐप है उसके ऊपर ऑनलाइन मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में और लाइव टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के फॉर्म में। जो डीपीपीज हैं सुबह वो अलग मिलेंगे, अच्छा, और उनको भी हमें करना होगा, बिल्कुल करना होगा, और वो डिस्कस भी करेंगे जैसा कि हम पहले आपको बता चुके। तो इस तरह से ये प्रोग्राम चलेगा। अच्छा, और फिर हर 3 हफ्ते में आपके टेस्ट भी होंगे और फिर उसके बाद जब ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर आपका रिवीजन सेशंस होंगे मेन फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बीच में, और ये एडवांस के जस्ट पहले हम थोड़े मेमोराइजेशन सेशंस भी लगाएंगे जो हम प्लान कर रहे हैं 10-10 सेशंस, जिसमें रिएक्शंस को याद कराने का काम भी हम साथ साथ, एक बार मजेदार होता है, एक रैपिड फायर ऑनलाइन क्विज के तौर पे हम करते हैं, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो जब आपने कुछ पढ़ लिया है, अच्छे से याद कर लिया है, लेकिन उसको रिवाइज और उसमें कंफ्यूजन्स की, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, उसको क्लियर करने के लिए एक ऑनलाइन रैपिड फायर क्विज के फॉर्म में हम सेशंस रखते हैं। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत शानदार जाता है। वो काम हम करेंगे ताकि आप वहां से सब कुछ रिवाइज कर लें, एग्जॉस्टिवली स्टेप बाय स्टेप रैंक बिल्ड करते हुए चलेंगे। हर 3 हफ्ते में 3 क्वेश्चंस पक्के करते हुए एक कदम रखते हुए हम चलेंगे ताकि प्रॉपर गारंटीड तरीके से हम अपने जेईई मेन और एडवांस में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो सकें। ये था द केमिस्ट्री रैंक बिल्डर प्रोग्राम, जो सबसे एग्जॉस्टिव, फंडामेंटल और शानदार प्रोग्राम है। हंड्रेड्स ऑफ आवर्स के कॉन्टैक्ट आवर्स हैं। डाउट्स हमारी लाइव क्लासेस में जब चाहे पूछ सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि हम माइक ऑफ रखते हैं। कोई रेलेवेंट डाउट है, सेंसिबल चीज आप पूछ रहे हो, आप कभी भी माइक ऑन करके पूछ सकते हो। और कभी कभी बच्चों को लगता है कि नहीं ठीक है सर, ये तो ठीक है, पर मेरा तो काम चल रहा है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल हो सकता है, ना हो सकता है, जरूरत भी ना हो, पर कभी कभी वो जरूरत आपको तब महसूस होती है जब अगस्त सितंबर आ जाता है, जब करीब आता है जेईई और आप देखते हैं अभी तक तो उम्मीद थी नंबर बढ़ जाएंगे लेकिन नहीं बढ़े, और तब थोड़े से पसीने छूटते हैं। तब के लिए भी एक रैंक बूस्टर प्रोग्राम है जिसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपकी रुचि जागृत हो जाएगी तो रैंक बूस्टर की भी कहानी आपको सुना देंगे। लेकिन ये सारे प्रोग्राम्स एक तरफ हैं, आपकी पढ़ाई एक तरफ है। सबसे पहले तो जहां जैसे पढ़ रहे हैं, अगर आप शानदार काम कर रहे हैं और ये सारे क्राइटेरिया के हिसाब से आप काम कर पा रहे हैं तो पहले उसी को कीजिए। और अगर कहीं आपको कमी नजर आती है तब आपको फिर देर नहीं करनी है, क्योंकि अब ये रिस्क लेने का टाइम नहीं है। फाइनल अटेम्प्ट है, फाइनल मौका है, इसमें हम कोई भी कसर उठा के नहीं रख सकते। तो मेक श्योर फटाफट नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर जरूरत महसूस होती है तो कम, एनरोल, स्टडी एंड एक्सेल इन IIT JEE Chemistry Main and Advanced with our wonderful course. Wish you all the best for your preparation. Have a great time.